नमस्कार। अर्थशास्त्र विभाग में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हम अध्ययन कर रहे थे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की क्या विशेषताएं हैं और पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के क्या गुण हैं, क्या इसमें अच्छाइयाँ हैं एवं क्या इसमें कमियाँ हैं। हालांकि अमेरिका, फ्रांस, इंग्लैंड, इनमें पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है। ठीक है, उत्पादन व वितरण के साधनों पर निजी स्वामित्व है, सरकार का हस्तक्षेप कम है। ध्यान रखिए, पिछले व्याख्यान के अंतर्गत हमने पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की अर्थ विशेषताएं और उसके गुणों के बारे में अध्ययन किया था। आज हमारा इसका लास्ट है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का। इसमें क्या कमियां हैं, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के दोष क्या हैं। ठीक है, तो हम देखते हैं पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की कमियां या पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के दोष में। पहला है आर्थिक क्रियाओं में सामंजस्य का अभाव। हालांकि हमने जो इसकी विशेषताएं पढ़ी हैं, जो इसके गुण पढ़े हैं, उन्हीं का रिएक्शन है, उन्हीं में से निकल कर आई है ये कमियां। आर्थिक क्रियाओं में सामंजस्य का अभाव, यानी कि जो आर्थिक क्रियाएं हैं अर्थव्यवस्था में, उनमें सामंजस्य का अभाव पाया जाता है। क्यों? क्योंकि ध्यान रखिए, यहाँ पर उपभोक्ता है, उत्पादक है, सभी अपने अपने लाभ के लिए कार्य करते हैं। किसी को एक दूसरे की फिक्र नहीं होती। ध्यान रखिए, किसी को इकोनॉमी की चिंता नहीं है, आर्थिक समस्याओं की चिंता नहीं है। सभी का उद्देश्य, उत्पादक हो चाहे उत्पादक हो, सभी का उद्देश्य निजी लाभ होता है। यानी कि सब अपने अपने हिसाब से कार्य करते हैं, उनमें सामंजस्य का अभाव पाया जाता है। इसलिए जो आर्थिक क्रियाएं जो होती हैं, उनमें सामंजस्य का बिल्कुल अभाव पाया जाता है। क्यों? क्योंकि हर सेक्टर, हर व्यक्ति, या उत्पादक हो या उपभोक्ता हो, सभी अपने अपने लाभ के लिए कार्य करते हैं। व्यापार चक्र एवं आर्थिक अस्थायित्व, मैंने पहले भी कहा था, ध्यान रखिए, इसमें व्यापार चक्र, ट्रेड साइकिल्स, आर्थिक उतार चढ़ाव की स्थिति पाई जाती है। क्यों? क्योंकि ध्यान रखिए, अर्थव्यवस्था में आर्थिक क्रियाओं के अंतर्गत कोई सामंजस्य नहीं पाया जाता है। ठीक है, विभिन्न सेक्टर्स में कोई सामंजस्य नहीं है, सब अपने अपने हिसाब से लाभ के लिए कार्य करते हैं। तो ऐसी स्थिति में ध्यान रखिए, उसका प्रभाव क्या पड़ता है? उसका प्रभाव पड़ता है आर्थिक उतार चढ़ाव, व्यापार चक्र। ठीक है, और व्यापार चक्र के कारण आर्थिक अस्थायित्व आता है। स्थायित्व मतलब क्या है? पूर्ण रोजगार तरीका प्राप्त करना। मैंने आपको डायग्राम बनाया था पिछले व्याख्यान में, तो बता रहा हूँ जैसे, ठीक है, ये जो बात लाइन है ध्यान रखिए, ये आर्थिक स्थायित्व की लेखा है। क्या कोई भी इकोनॉमी चाहती है, ध्यान रखिए, कि उसमें जो आर्थिक उतार चढ़ाव है, जो ऊपर नीचे की स्थिति आई, ये जो हम व्यापार चक्र करते हैं, ट्रेड साइकिल्स कहते हैं, तो ये स्थिति न आकर निर्बाध गति से आगे लगातार इकोनॉमी बढ़ती रहे। ध्यान रखिए, और मैंने कहा इसी उतार चढ़ाव को दूर करने के लिए, यानी कि अर्थव्यवस्था को लगातार इसको आगे बढ़ाने के लिए ही मौद्रिक नीति और राजकोषीय नीतियां जो हैं, जो कार्य करती है, अर्थात सरकारी हस्तक्षेप किया जाता है। ठीक है, तो मैंने कहा कि ध्यान रखिए, यहाँ पर पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के अंतर्गत चूंकि फ्री इकोनॉमी है, सरकारी हस्तक्षेप का अभाव पाया जाता है। तो ऐसी स्थिति में ध्यान रखिए, व्यापार चक्र जो हमारे हैं और जो आर्थिक स्थायित्व की स्थिति है, व्यापार चक्र की स्थिति पाई जाती है, तो आर्थिक अस्थायित्व, यानी कि आर्थिक स्थायित्व का अभाव रहता है। आर्थिक स्थायित्व तो कब स्थापित होगा? जब मौद्रिक नीति और राजकोषीय नीति कार्य करेंगी, सरकारी हस्तक्षेप रहेगा। ठीक है, और यहाँ पर हमने बताया कि विभिन्न सेक्टर्स में हो, चाहे क्रय क्रेता हो, विक्रेता हो, इनमें सामंजस्य का अभाव पाया जाता है। तो ऐसी स्थिति में सभी अपने लाभ के लिए कार्य करते हैं। ठीक है, सामंजस्य न होने के कारण, ठीक है, व्यापार चक्र की स्थिति पाई जाती है। ठीक है, और आर्थिक स्थायित्व जो होता है उसका अभाव पाया जाता है, वो नहीं पाया जाता है। वर्ग संघर्ष, नेक्स्ट है वर्ग संघर्ष। ध्यान रखिए, वर्ग संघर्ष का मतलब क्या है? ध्यान रखिए, वर्ग संघर्ष की स्थिति पाई जाती है। मैंने कहा यहाँ पर सभी, चाहे उत्पादक हो, चाहे उपभोक्ता हो, चाहे विभिन्न सेक्टर्स हो, ठीक है, सभी का उद्देश्य लाभ कमाना होता है। वर्ग संघर्ष यानी कि पूंजीपति वर्ग और अधिक पैसे वाला होता जाएगा, उनमें भी आपस में संघर्ष रहेगा, कंपटीशन रहेगा। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में बताया आपको, हालांकि पूंजीपति व्यक्ति जो है और अधिक पैसा लग जाएगा, निर्धन व्यक्ति को अधिक निर्धन हो चला जाता है। और साथ ही साथ जो वर्ग होते हैं उनमें संघर्ष भी पाया जाता है। मैंने कहा कि उत्पादक है, उनमें बहुत अधिक कंपटीशन पाया जाता है, बहुत अधिक संघर्ष पाया जाता है। इसमें वर्ग संघर्ष की तरफ भी पाई जाती है। आर्थिक असमानता, मैंने कहा था देखिए, आर्थिक असमानता लगातार बढ़ती जाती है। क्यों? क्योंकि उस आर्थिक असमानता को दूर करने के लिए सरकारी हस्तक्षेप नहीं होता है, नाम मात्र का होता है। तो ऐसी स्थिति में जो धनी व्यक्ति है और अधिक धनी होता जाएगा, निर्धन व्यक्ति और अधिक निर्धन होता जाएगा। धनी व्यक्ति अर्थात विक्रेताओं में कंपटीशन होगा, तो ऐसी फर्म जिसके पास अच्छी तकनीक है वो बाकी फर्मों को मार्केट से आउट कर देगी।
तो कुछ कुल मिलाकर ध्यान रखिए, विषमता की स्थिति पाई जाती है, विपरीत स्थितियां पाई जाती हैं, आय की असमानताएं पाई जाती हैं, उसमें आर्थिक असमानता भी होती है, ध्यान रखिए इस पूंजीगत अर्थव्यवस्था के अंतर्गत, और ये स्थिति पाई जाती है। नेक्स्ट है सामाजिक कल्याण का अभाव। ध्यान रखिए सामाजिक कल्याण, मैंने बताया यहाँ पर ध्यान रखिए सभी व्यक्ति निजी लाभ के लिए कार्य करते हैं, सामाजिक कल्याण के लिए कोई कार्य नहीं करता। ध्यान रखिए सोशल जो वर्क होते हैं बिल्कुल भी नहीं पाए जाते हैं पूंजीगत अर्थव्यवस्था के अंतर्गत। क्यों? यहाँ पर मैंने बताया एक फ्री इकोनॉमी है, ये एक फ्री अर्थव्यवस्था है, सरकारी हस्तक्षेप बहुत कम पाया जाता है यहाँ पर। और सरकारी हस्तक्षेप, सरकार का मुख्य उद्देश्य मैंने कहा समाजवादी अर्थव्यवस्था हो या सरकारी अर्थव्यवस्था हो, सरकार का उद्देश्य क्या होता है? सरकार का उद्देश्य आर्थिक असमानताओं को दूर करना है, लोगों को जो वस्तुएं उनकी जरूरत की हैं उनको उचित रेट पर उपलब्ध कराना है। यानी कि सरकार जो है सामाजिक हित के लिए कार्य करती है। उदाहरण की पूंजीगत अर्थव्यवस्था के अंतर्गत सामाजिक हित का अभाव पाया जाता है, इसलिए सामाजिक हित नहीं होता है क्योंकि वहाँ निजी लाभ का मामला होता है, तो वहाँ सामाजिक कल्याण की स्थिति नहीं पाई जाती है। तो अधिकतम सामाजिक संतुष्टि की अनुपस्थिति, अर्थात अधिकतम सामाजिक संतुष्टि पाई नहीं जाती। क्यों? सामाजिक संतुष्टि के लिए कार्य नहीं करता, सबका उद्देश्य लाभ कमाना होता है। तो ऐसी स्थिति में ये स्थिति, ये जो इकोनॉमी है इसकी मुख्य कमी होती है। बेरोजगारी एवं सामाजिक असुरक्षा। ध्यान रखिए बेरोजगार लगातार बढ़ती जाती है। ठीक है, बेरोजगारी का मतलब क्या है? ध्यान रखिए यहाँ पर मैंने कहा कि जो फर्म है वो अच्छी तकनीक का इस्तेमाल करती है। ध्यान रखिए उस तकनीक के अंतर्गत क्या होता है? उस तकनीक के अंतर्गत ऐसी तकनीक का इस्तेमाल करते हैं जो उस फर्म को लाभ पहुंचाए, लागतों में कमी करे, चाहे उसके लिए उसको रोजगार नहीं देना पड़े। फॉर एग्जाम्पल हम एक छोटा सा एग्जाम्पल देते हैं। ध्यान रखिए बेरोजगारी सामाजिक असुरक्षा। ध्यान रखिए ठीक है कि हम जो देखते हैं कि नरेगा जो हमारी स्कीम है, ध्यान रखिए यानी कुल मिलाकर मैं ये कहूँ कि यदि जो देश पूंजी प्रधान देश है, ध्यान रखिए तो वहाँ पर क्या है, पूंजी प्रधान देश के अंतर्गत श्रम महंगा होता है। पूंजी प्रधान देश में श्रम महंगा होता है, तो वो क्या करते हैं? वो पूंजी प्रधान तकनीक का प्रयोग करते हैं, अर्थात मशीनों आदि के द्वारा कार्य करते हैं जिससे उनकी लागत कम आए। ठीक, इसलिए हम देखते हैं कि हालांकि ज़्यादातर जो देश हैं उनकी जो फैक्ट्रियाँ हैं, जो कंपनियां हैं, जो चाइना, ताइवान, भारत, इनमें है। क्यों है? क्योंकि हालांकि ये श्रम प्रधान देश है, श्रम सस्ता है, कुल मिलाकर ये है श्रम बहुत ही सस्ता है, तो इसलिए ऐसी वस्तुओं को उत्पादन में श्रम की आवश्यकता पड़ती है, वो इन सेक्टर्स में इन देशों में उत्पादन करते हैं और यहाँ मार्केट भी है। ठीक, तो इसलिए तो मैंने कहा कि जब श्रम प्रधान देश है, फॉर एग्जाम्पल भारत एक श्रम प्रधान देश है, ठीक, और यहाँ पर हम जो ज़्यादा मशीनों का प्रयोग करेंगे, ध्यान रखिए पूंजी प्रधान तकनीक का प्रयोग करेंगे, तो क्या होगा? लोग बेरोजगार हो जाएंगे। ठीक है, हालांकि नरेगा की जो एक ऐसी स्कीम है उसमें श्रम प्रधान तकनीक अर्थात मनुष्य का प्रयोग ज़्यादा किया जाता है। देखिए ध्यान रखिए वही वर्क, वही कार्य अगर हम पूंजी के द्वारा करें या मशीनों के द्वारा करें, ध्यान रखिए हम कम कीमत में आसानी से कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिए हम श्रम प्रधान तकनीक का प्रयोग करते हैं। क्यों? क्योंकि बेरोजगारी जैसी नई समस्या क्रिएट नहीं हो जाए, क्योंकि हमारे यहाँ श्रम ज़्यादा है। तो मैंने कहा कि यहाँ पर बेरोजगारी और सामाजिक असुरक्षा बढ़ जाती है। बेरोजगारी क्यों बढ़ती है? क्यों? क्योंकि पूंजीगत अर्थव्यवस्था है। ध्यान रखिए सभी का मुख्य उद्देश्य लाभ कमाना होता है, किसी को मतलब नहीं है किसी से। ध्यान रखिए कि रोजगार देने से कोई मतलब नहीं है, सभी का उद्देश्य लाभ कमाना है। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में ध्यान रखिए यहाँ पर जो बेरोजगारी है वो लगातार बढ़ती जाती है। तो अर्थात कुल मिलाकर ये कहूँ कि बेरोजगारी के लिए कार्य नहीं किया जाता है किसी भी उत्पादक। ठीक है, जब का उद्देश्य ये नहीं होता है किस प्रकार से रोजगार के उस अवसर पैदा किए जाए, उसका उद्देश्य क्या होता है? उसका उद्देश्य होता है कि लाभ कैसे प्राप्त किया जाए, अधिकतम लाभ कैसे मैं प्राप्त करूँ, ताकि उसी हिसाब से वो कार्य करता है। और सामाजिक असुरक्षा, सामाजिक असुरक्षा की स्थिति बन जाती है। ध्यान रखिए क्यों? कोई भी सामाजिक सुरक्षा के लिए कार्य नहीं करता। सामाजिक सोशल सिक्योरिटी का मतलब क्या है? कि व्यक्तियों को एक सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना, एक उसको भविष्य के लिए ऐसी स्थितियां हैं कि उसको टेंशन नहीं रहे कि आगे चल के मुझे ये दिक्कत आएगी। ध्यान रखिए हमारे से एक सिक्योरिटी प्रदान करना। ध्यान रखिए तो इसके अंतर्गत मैंने कहा कि यहाँ विभिन्न सेक्टर से कोई कोऑपरेशन नहीं होता है, कोई सामंजस्य नहीं होता है, सबका उद्देश्य लाभ कमाना होता है, किसी को दूसरे की फिक्र भी नहीं इतनी। ध्यान रखिए ऐसी स्थिति में सामाजिक सुरक्षा जो है की स्थिति नहीं पाई जाती है, सामाजिक सुरक्षा पाई जाती है। ये पूंजीगत अर्थव्यवस्था की विशेषता है। शोषण का बोलबाला, चारों तरफ शोषण का बोलबाला होता है। ध्यान रखिए अर्थात सभी का उद्देश्य लाभ कमाना आता है, सब अपने लाभ के लिए कार्य करते हैं। ऐसी स्थिति में शोषण जो है वो लगातार होता जाता है विभिन्न
साधनों का मान लीजिए, सेक्टर्स का मान लीजिए, सभी का मान लीजिए, क्यों? क्योंकि सभी अपने लाभ के लिए कार्य करते हैं। अब उस लाभ के अंतर्गत ध्यान रखिए, खुद के प्रॉफिट के अंतर्गत अगर किसी दूसरे का अहित हो रहा है या उसका शोषण हो रहा है, तो यहाँ इसकी कतई कोई चिंता किसी को नहीं होती है। हालांकि ये इसकी बहुत बड़ी कमी है। मुझे प्रतियोगिता से अपने कंपटीशन में कहा, प्रतियोगिता बहुत अधिक पाई जाती है। प्रतियोगिता से अपने हम जानते कंपटीशन के अंतर्गत एडवर्टाइजमेंट, अपने का मतलब है कि इस कंपटीशन के अंतर्गत बहुत अधिक खर्चा होता है। हम नई तकनीक लाने का प्रयास करते हैं या उसको हम एडवर्टाइजमेंट के लिए पैसे देंगे, यानी खर्च करेंगे, ध्यान रखिए किसी न किसी तरह ध्यान रखिए। उस प्रतियोगिता हम किसी दूसरी फर्म से बेहतर दिखाने के लिए हर वो कार्य करते हैं जो हमको उससे बेहतर दिखाए, ध्यान रखिए कंपटीशन के लिए। या हम महंगी तकनीक भी लाएंगे, ठीक है, और हम ऐसे साधनों का प्रयोग करेंगे, चाहे पैसे कितने भी खर्च हो जाएं, लेकिन हमको उस फैक्ट्री को ज़्यादा अच्छी स्थिति में दिखानी है, ठीक है। यानी कि कुल मिला के ये है, या प्रतियोगिता होने के कारण, कंपटीशन होने के कारण इस प्रतियोगिता में बहुत अधिक पैसा खर्च किया जाता है। एकाधिकारी प्रवृत्तियाँ, एकाधिकारी प्रवृत्तियाँ, ध्यान रखिए एकाधिकार को जन्म होता है। मैंने कहा, आपसे कहा बता, ध्यान रखिए कि यहाँ पर वही टिक पाता है जो प्रतियोगिता में अपने आप को सर्वाइव कर पाए। इसके बाद अच्छी तकनीक हो, और इस तकनीक के अंतर्गत ध्यान रखिए दूसरी फर्में जिनके पास तकनीक अच्छी नहीं है वो सब मार्केट से आउट हो जाती हैं, और किसी एक फर्म का मार्केट में होल्ड हो जाता है, उसका एक अधिकार हो जाता है। हालांकि मैं आपको एग्जाम्पल भी दिया था कि सन 2000 से पहले आप इसका स्टडी करेंगे, मार्केट देखेंगे कि पर्टिकुलर एक दो, ध्यान रखिए, जैसे मोबाइल के सेक्टर में नोकिया एक कंपनी आया करती थी जिसका होल्ड था, ध्यान रखिए 90% से अब जो मोबाइल थे नोकिया के हुआ करते थे। और सन 2000 के बाद में हालांकि वो कंपनी अब बहुत कम स्थिति में उसके मोबाइल हमको मार्केट में देखने को मिल रहे हैं। क्यों? क्योंकि उसने अपने आप को प्रतियोगिता में रोक नहीं पाया, टिक नहीं पाया अपने आप प्रतियोगिता में। इस कारण से ध्यान रखिए मार्केट से बाहर हो गई। तो ये स्थिति पाई जाती है, ध्यान रखिए कि जितनी भी प्रवृत्ति मैंने एक कंपटीशन होगा तो उस कंपटीशन में छोटी का जो फर्में हैं, छोटी की जो कंपनियां हैं वो मार्केट से बाहर हो जाती हैं, खत्म हो जाती हैं, जिससे क्या है लोग बेरोजगार हो जाते हैं। और ध्यान रखिए मुख्य रूप से आपको बताऊँ इस ग्रामीण परिवेश की स्थिति में कि जो ग्रामीण जो हमारी संस्कृति है, जो सभ्यता है, जो ये ग्रामीण जो रीति, जो हमारे उत्पादक जो हैं ग्रामीण के सेक्टर्स के, उस सब भी धीरे धीरे मार्केट से गायब हो रहे हैं और हो जाते हैं ध्यान रखिए इस पूंजी अर्थव्यवस्था के अंतर्गत, ठीक है। क्यों? क्योंकि ऐसी जो तकनीक है जो ग्रामीण सेक्टर में पाई जाती है, ध्यान रखिए, चाहे विभिन्न प्रकार के खिलौने हो, लकड़ी के आइटम हो, ठीक है, गलीचे वगैरह बनाने के हो, या और कोई कशिदाकारी की स्थिति हो, कढ़ाई का काम हो, ध्यान रखिए कि आजकल की जो मशीनें हैं उनसे वही काम बहुत सस्ती कीमत पर अच्छा होता है, इसलिए वो मार्केट से वो गायब हो जाती है। ध्यान रखिए जो संस्कृति है एक तरह से वो मार्केट से गायब हो जाती है इस प्रतियोगिता के कारण भी। ये भी इसके बहुत बड़ा माइनस पॉइंट है, ठीक है। एक अधिकारी साधनों का दुरुपयोग एवं दूरदर्शिता का अभाव, साधनों का दुरुपयोग होता है। क्यों? क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति या साधन या फर्म उद्यमी अपने लाभ के लिए कार्य करता है, उस लाभ के कार्य करने के लिए वह कुछ नहीं सोचता था रखिए, वो साधनों का दुरुपयोग भी कर सकता है अपने प्रॉफिट के हिसाब से, ठीक है। और दूरदर्शिता का अभाव रखिए, इसमें यहाँ दूरदर्शिता का अभाव पाया जाता है, अर्थात ऐसी जो चीज़ें हैं जिनका लॉन्ग टर्म पर इफेक्ट पड़ेगा मान लीजिए, वो हमको नहीं पाई जाती है। ध्यान रखिए, अर्थात जैसे मैं कहूँ सड़कें हैं, रोड हैं, अस्पताल हैं, जिनके दूरगामी परिणाम अच्छे होंगे, ठीक, इनसे मतलब नहीं, इतना ध्यान रखिए, इनका इतना विकास नहीं हो पाता है क्योंकि यहाँ पर जो है फर्में हैं वो निजी लाभ के लिए कार्य करती हैं। तो ऐसी स्थिति में दूरदर्शिता का अभाव पाया जाता है, हालांकि साधनों का दुरुपयोग किया जाता है। अनअर्जित आय एवं सामाजिक परजीविता, अनअर्जित आय, ठीक है, यानी कि बिना कमाए। हम देखते हैं कि एक व्यक्ति मान लीजिए बहुत अधिक पैसे वाला है तो उसके आने वाली पीढ़ियां, ध्यान रखिए, बिना कमाए, तो उसका इतना पैसा उसने संचय कर लिया, ध्यान रखिए, कि आने वाली जो पीढ़ियां हैं बिना काम किए ही, नकारा होने के बावजूद भी अच्छी लाइफ जीती हैं, ध्यान रखिए। क्यों? इनकम पहले संचित, जो पैसा था पहले उन्होंने संचय, उनके पूर्वजों ने संचय कर लिया, ध्यान रखिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पर पैसा, हम जानते हैं पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के अंतर्गत संचय करने की स्वतंत्रता है पैसे का, और उसके उत्तराधिकारी द्वारा उसका इस्तेमाल करने की भी स्वतंत्रता है। तो ऐसी स्थिति में ध्यान रखिए अनर्जित आय, कोई व्यक्ति के द्वारा बिना कमाई अनर्जित आय को भी वह आसानी से उसका इस्तेमाल कर रहा है, उसके आने वाली पीढ़ी इस्तेमाल कर रही है, ठीक है। और सामाजिक परजीविता, तो ऐसी स्थिति में जो आदमी है एक दूसरे पर डिपेंड हो जाते हैं, दूसरे पे डिपेंड हो जाते हैं, उनमें निखार नहीं आता, ध्यान रखिए, उन्हें निखार नहीं आता। क्यों? उनको इतने मेहनत करने की, ध्यान रखिए, कमाने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि मुझे पूर्वजों ने जो उनका बिजनेस या एम्पायर खड़ा किया है, या उन जो आय अर्जित कर रखी है, संपत्ति अर्जित कर रखी है, उसके आधार पर आसानी से वो पूर्वजों पर डिपेंड होकर अपना अच्छा जीवन यापन निकाल रहे हैं, जिससे
एक तरह से उनमें एक कुशलता का अभाव भी पाया जाता है। ध्यान रखिए, क्यों? कि आदमी कुशल तभी होगा तब उसको परिस्थितियों को सामना करना पड़ेगा। ध्यान रखिए, जब वो प्रतियोगिता में टिकेगा, वो अपने आप को सर्वाइव कर पाएगा, तभी उसको ये पर्सनैलिटी का विकास होगा। खैर, प्रचुरता में निर्धनता। ध्यान रखिए, इसके बाद प्रचुरता में निर्धनता मतलब क्या है? बहुत अधिक मात्रा में उपलब्ध संसाधन है फिर भी लोग गरीब हैं। क्यों? ध्यान रखिए, कई बार इसमें क्या होता है, अति उत्पादन की स्थिति में, अति उत्पादन की स्थिति में परचेजिंग पावर ऑफ मनी खत्म हो जाती है। किसी वस्तु का उत्पादन बहुत अधिक होगा, ध्यान रखिए, और वैसी स्थिति में जो उसके उपभोक्ता हैं उनकी परचेजिंग पावर ऑफ मनी खत्म हो जाती है। जैसे मैं बताऊँ आपको, ध्यान रखिए, 1930 की जो विश्व आर्थिक मंदी आई थी, उस मंदी के अंतर्गत जो क्लासिकल जो सिद्धांत थे जो फेल हो गए थे, अति उत्पादन हो गया था, बहुत अधिक उत्पादन मार्केट में मिल गया था, ठीक है, और लोगों की क्रय शक्ति नहीं होने के कारण, ध्यान रखिए, उसका इस्तेमाल नहीं कर पा रहे थे। फॉर एग्जाम्पल ये कहते हैं कि उस वक्त, ध्यान रखिए, बहुत अधिक उत्पादन हो गया था, ध्यान, ठीक है, कोयले के जो ढेर पड़े हुए थे, लेकिन फिर भी लोगों की क्रय शक्ति नहीं थी, और सर्दी के मौसम में जो बच्चे जो सर्दी से ठिठुर रहे थे, क्यों? कि उनको कोयले खरीदने और उसे उसको गर्म करके तापने की उसकी उनकी एक तरह से परचेजिंग पावर नहीं थी, ठीक है। तो ऐसे परचेजिंग पावर खत्म होने के कारण बहुत अधिक उत्पादन जो हो गया उनका इस्तेमाल नहीं होता है। तो ये ऐसी स्थिति है कैपिटलिज्म के अंतर्गत, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के अंतर्गत जो इसमें पाई जाती है, इसकी कमियां हैं। ठीक, तो ये मुख्य रूप से हमने अध्ययन किया, आज पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का अध्ययन किया है, ठीक है। तो इस पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के अंतर्गत हमने इसकी अर्थ, विशेषताएं, गुण और दोषों का अध्ययन किया है। ये हमारी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहलाती है, ठीक है। थैंक यू। अगले अध्याय में ध्यान रखिए, हम समाजवादी अर्थव्यवस्था के बारे में बात करेंगे। उसके बाद में नेक्स्ट अध्याय में मिश्रित अर्थव्यवस्था जो भारत में पाई जाती है, मिक्स इकोनॉमी, उसकी हम बात करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।